नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा सेंट्रल एशिया में एक नए मिलिट्री बेस की तलाश के बारे में। अब पिछले कुछ हफ्तों से अफगानिस्तान के क्या हालात हैं, आई एम श्योर आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। तो अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी एग्जिट कर रही है, लेकिन इस एग्जिट के बावजूद वो चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया के किसी एक देश में इनका मिलिट्री बेस स्थापित हो जाए। तो इनकी कोशिश है कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान, मेनली इन चार देशों में से कोई एक इन्हें अपने देश में जगह दे दे जहां पर ये मिलिट्री बेस स्थापित करें। और क्योंकि ये देश अफगानिस्तान के निकटतम पड़ोसी है, तो यहां से इनकी गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सके। एक तरफ यहां ईरान है, तो ईरान में तो मिलिट्री बेस मिलेगा नहीं, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के साथ सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका का एक लव हेट रिलेशनशिप चलता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट ना दे। हो सकता है कि सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर सपोर्ट मिल जाए, लेकिन एक्चुअली में सपोर्ट ना मिले। तो ऐसी कई संभावनाएं हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन देशों पर निर्भर रहा जाए। लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है, इसमें कई जियोपॉलिटिकल एंगल्स हैं जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना होगा इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, अन्य सभी जगह मेरा ये हैंडल है महिपाल राठौड़। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। रविवार सुबह 11 बजे कॉम्बैट आ रहा है, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप अपने प्रीलिम्स के स्कोर को तो इंक्रीज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ स्कॉलरशिप जीतने का भी सुनहरा मौका है। कॉम्बैट का लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। अब अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यह जानने के लिए आप इस मैप को देखो। मार्च 2021 के पहले हफ्ते में लाल रंग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तालिबान के कब्जे में थे, और जो लाइट पिंक कलर में आपको नजर आ रहे हैं उनमें लड़ाई जारी थी। जो ग्रे कलर के डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। 13 जुलाई आते आते स्थिति यह हो चुकी है कि ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स अब रेड हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो काबुल से ऑपरेट करती है उसका कंट्रोल अब केवल 73 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया है। 400 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 410 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से अब सेंट्रल गवर्नमेंट केवल 73 को कंट्रोल करती है, बाकी सभी पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। मेनली जो सिटी या अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर तालिबान पहुंचा नहीं है, बाकी पूरा रूरल एरियाज जो है वो तालिबान के कब्जे में जा चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में काबुल की केंद्र सरकार गिर जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि अफगानिस्तान आने वाले कई महीनों या सालों के लिए एक गृह युद्ध की स्थिति में चला जाता है। अब अगर गृह युद्ध होता है तो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ये चाहेंगे कि उनके देश में स्थिरता बनी रहे, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिविल वॉर की स्थिति ना आए। इसीलिए उज्बेकिस्तान ने 15 और 16 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें सारे रीजनल पावर शामिल थे। अमेरिका ने भी इसमें हिस्सा लिया था। यूएसए यहां पर इस कॉन्फ्रेंस में यह कोशिश कर रहा है कि कोई एक सेंट्रल एशियन कंट्री इन्हें अपने देश में मिलिट्री बेस स्थापित करने की अनुमति दे दे, ताकि भविष्य में अगर कभी तालिबान पर अटैक्स करने हैं तो वो इस मिलिट्री बेस के माध्यम से करे जा सकते हैं। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है ये भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान पूरी तरह से सिविल वॉर की स्थिति में जाए, क्योंकि इन्होंने 90 के दशक में देखा था कि जब सोवियत यूनियन यहां से बाहर निकला तो उसके बाद पीछे क्या स्थिति हो गई थी। अफगानिस्तान से लाखों माइग्रेंट्स निकले थे जो ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ निकल गए, और उन देशों में एक शरणार्थियों की बाढ़ सी आ गई थी 1990s में। और उसके बाद अफगानिस्तान आतंकवादी संगठनों का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया था। अलकायदा यहां से ऑपरेट करने लग गया। इन आतंकवादियों ने न केवल पश्चिमी देशों पर बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी बहुत सारे आतंकवादी हमले किए, जिससे इन देशों में अस्थिरता आ गई थी। तो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पता है कि अफगानिस्तान की समस्या बहुत जल्दी इनकी समस्या बन सकती है बॉर्डर क्रॉस करके। लेकिन दूसरी तरफ ये अमेरिका का भी खुले दिल से स्वागत नहीं करना चाहते, क्योंकि इन सभी देशों में कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रति लोगों का इतना लगाव नहीं है। तो कोई भी अमेरिकी सेना को अपनी धरती पर पनाह नहीं देना चाहता, या फिर अपनी धरती पर अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, प्लेन्स और ड्रोन्स के बेस नहीं चाहता है, क्योंकि इट गिव्स अ नेगेटिव पब्लिसिटी टू द गवर्नमेंट। जो भी सरकार, जो भी राष्ट्रपति अमेरिका को अनुमति देगा बेस खोलने के लिए, वो अपने लोगों की नाराजगी झेलेगा। लेकिन इन देशों के पास इतना फायर पावर भी नहीं है कि ये अपने स्तर पर तालिबान से निपट सकें। कल को अगर तालिबान इनके ऊपर हमले करने स्टार्ट कर दे तो भी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन्हें अमेरिका का साथ भी चाहिए। इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एक और बहुत बड़ी चिंता है। तालिबान के साथ साथ इस्लामिक स्टेट भी अफगानिस्तान में कुछ समय के लिए एक्टिव था 2017 और 18 में, और कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोग, इनके नागरिक इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए सीरिया और इराक तक चले गए थे। तो ऐसे में इनको डर है कि अगर आईएस फिर से यहां पर ताकतवर हो जाता है तो ये क्या करेंगे। तो इन देशों ने तालिबान से बातचीत जारी रखी है। बैक चैनल टॉक्स ये तालिबान से कई महीनों से कर रहे हैं, और इनफैक्ट कई मामलों पर तो इनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं।
उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान की ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है और उज्बेक ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली ये माना है कि हम तालिबान के साथ बातचीत करते हैं तभी ये इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पहुंच पाती है अफगानिस्तान, नहीं तो बीच में तालिबान कई जगह उसे रोक सकता है। तालिबान के साथ इस कोऑपरेशन का मकसद क्या है? उज्बेकिस्तान जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसे लगता है कि अगर भविष्य में तालिबान की सरकार बन गई तो कोऑपरेशन तो वैसे भी इसी के साथ करना है, तो क्यों ना अभी से स्टार्ट कर दो। और इनका अल्टीमेट एम ये है कि ये अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए यहां पर सी पोर्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, समुद्री रास्तों को, ट्रेड को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसीलिए अफगानिस्तान इनके सी एक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उज्बेकिस्तान ने अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी 15 और 16 जुलाई को। ताशकंद की इस मीटिंग का ऑफिशियल नाम क्या था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। लेकिन किसी से ये बात छुपी नहीं थी कि कॉन्फ्रेंस का असली मकसद ये था कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसको डिस्कस किया जाए। तो चर्चा का ऑफिशियल मुद्दा रीजनल कनेक्टिविटी तो कहीं पीछे छूट गया और एक्चुअल चर्चा हुई पूरे 2 दिन अफगानिस्तान के हालात पर। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों के विदेश मंत्री या सीनियर डिप्लोमैट्स शामिल थे। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पहुंचे। इन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ, अशरफ गनी के साथ भी मुलाकात करी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो खुद पहुंचे हैं। रशिया, चाइना, इंडिया, इन्होंने अपने विदेश मंत्रियों को भेजा है और ये सारे जो देश हैं ये डिप्लोमैट्स अपने भेज रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस कॉन्फ्रेंस को वीडियो लिंक के द्वारा एड्रेस किया। तालिबान के साथ कतार में पिछले कई सालों से अमेरिका बातचीत कर रहा है, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज चाहते हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में हालात को स्थिर किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, पीसफुल डेवलपमेंट लाया जाए। लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पिछले 2 हफ्तों में तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर अपना कंट्रोल जमा लिया है। उत्तर में उज्बेकिस्तान, यहां पर तुर्कमेनिस्तान और ईरान, इनके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं सब पर अब तालिबान का कंट्रोल है। 2 दिन पहले इनके हाथ में ये चमन बॉर्डर क्रॉसिंग भी आ गई जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को जोड़ती है। कंदहार और क्वेटा शहर को जोड़ने वाला जो इंपॉर्टेंट हाईवे है जिससे सारा इंपॉर्टेंट ट्रेड जाता था, वो बॉर्डर क्रॉसिंग अब तालिबान के कंट्रोल में है। तो अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाने के लिए केवल एक सड़क मार्ग बचा है जो खैबर दर्रे से होकर जाता है। तो खैबर पास वाली जो रोड है केवल वो अब अफगानिस्तान में एक्सेस देती है, बाकी लगभग पूरा बॉर्डर अब तालिबान के कब्जे में है। इन हालातों को देखते हुए 2 हफ्ते पहले ईरान ने भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई क्योंकि मेनली अमेरिका ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी सभी देश कोशिश कर रहे हैं कि इस हिंसा वाले रास्ते से बचते हुए कुछ स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में लाई जाए। अब वैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज अमेरिका को पहले मदद कर चुके हैं। 2001 वाला जो इनका मेन अटैक था अफगानिस्तान में, उसके बाद यूएस ने 2 मेजर मिलिट्री बेस अपने बनाए थे सेंट्रल एशिया में। एक था करशी खानाबाद एयरबेस जो आप यहां पर देख सकते हो, करशी खानाबाद, ये था उज्बेकिस्तान में, और दूसरा था मानस एयरबेस जो स्थित था किर्गिस्तान में। तो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान पहले यूएस की मदद कर चुके हैं, लेकिन ये दोनों ही एयरबेस अमेरिका को बंद करने पड़े थे। करशी खानाबाद 2005 में उज्बेकिस्तान की सरकार के दबाव के चलते इन्होंने बंद कर दिया, और मानस एयरबेस 2014 में जब ये अफगानिस्तान से अपना पहला एग्जिट कर रहे थे तब बंद कर दिया। तो अब इन्हें एक बड़े एयरबेस की आवश्यकता क्यों है? देखो, इनको एयरबेस से ज्यादा एक इवैक्यूएशन सेंटर की जरूरत है। एक्चुअली अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में जिन लोगों ने यूएस आर्मी की मदद करी, खास करके ट्रांसलेटर्स जो अफगान से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, वो अब तालिबान के सबसे पहले निशाने पर हैं। जहां पर तालिबान पहुंच रहा है सबसे पहले उन लोगों की हत्या करी जा रही है जो यूएस गवर्नमेंट की मदद करते थे। तो ये सारे जो ट्रांसलेटर्स हैं या फिर जो एनजीओ में काम करते थे या कई सारे लोग जो अफगान सरकार या फिर यूएस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, उनको सबसे पहला खतरा है और इनको अफगानिस्तान और यूएस गवर्नमेंट दोनों वहां से इवैक्यूएट करना चाहते हैं। तो इन लोगों की अभी काबुल में लाइन लग रही है वीजा के लिए, और इनको अमेरिका में तो लाया नहीं जा सकता डायरेक्टली। तो यूएस इनमें से किसी एक सेंट्रल एशियन कंट्री से बात कर रहा है कि एक बड़ा मिलिट्री बेस बना के कुछ समय के लिए इन रेफ्यूजीज को हम वहां पर रखना चाहते हैं। तो ये इवैक्यूएशन फ्लाइट्स जल्द ही शुरू होने वाली है। आप देख लेना, आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर, प्रोबेबली 4-5 दिन के अंदर ही काबुल से इस तरह की उड़ानें भरनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब ये लोग जाएंगे कहां अभी तक पता नहीं है, जब तक कोई सेंट्रल एशियन कंट्री इनको बड़ा मिलिट्री बेस नहीं दे देता जहां पर ये शरणार्थी शिविर भी स्थापित कर सकें, तब तक ये फ्लाइट शुरू नहीं करी जा सकती हैं। और दूसरा मिलिट्री मकसद तो है ही कि एयर स्ट्राइक करने के लिए तालिबान पर एक मिलिट्री बेस चाहिए नजदीक में, जो इनमें से किसी एक सेंट्रल एशियन कंट्री के द्वारा दिया जा सकता है। अमेरिका के लिए बदकिस्मती से कोई भी देश अभी इन्हें मिलिट्री बेस देने को यहां तैयार नहीं है। सभी देशों को चिंता है रशिया के साथ अपने संबंधों की। ये सारे देश रशिया के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इनफैक्ट इनमें से कई देशों में रशिया के मिलिट्री बेस हैं।
और रशिया ने इनडायरेक्टली कुछ दिन पहले ही ये चेतावनी दे दी है कि हम सेंट्रल एशिया में कोई भी यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को टॉलरेट नहीं करने वाले हैं, और अगर कोई भी देश अमेरिका को जगह देता है तो फिर उसके रशिया से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। एक और प्रॉब्लम है, 2001 में जो देश यूएस को हेल्प करना चाहते थे उन्हें पता है कि अफगानिस्तान एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, कम से कम 5-7 साल अमेरिका यहां पर रहेगा, लेकिन अब अफगानिस्तान यूएस के लिए बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है। जो बाइडन ये साफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान इज नॉट अ प्रायोरिटी, और ऐसे में इन देशों को लगता है कि हम 6 महीने 1 साल के लिए एयरबेस देके क्यों रशिया से अपने रिश्ते बिगाड़ें। उज्बेकिस्तान जैसे देश में तो अब ऑफिशियली संसद एक कानून बना चुकी है जिसके तहत कोई भी विदेशी ताकत को उज्बेकिस्तान की धरती पर मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर अनुमति मिलेगी तो पार्लियामेंट को उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा स्पेशल। तो आने वाले हफ्तों में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन सा देश अमेरिका की मदद के लिए तैयार होता है। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अगर यूपीएससी 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक आपको जल्दी ही टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और याद रखिए कि यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन भी हैं। इन सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी एक मेंटोर के द्वारा। जो भी सब्सक्रिप्शन आप अवेल करते हैं उस पर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज करें। तो अगर आप 1 ईयर एंड अबाव के कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे 20 किताबों का सेट फ्री है, ईएमआई ऑप्शन पर आप इस कोर्स को ले सकते हैं, और एक्सटेंडेड वैलिडिटी आपको मेंस तक इन पर मिल जाएगी। 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री है 1 ईयर एंड अबाउ सब्सक्रिप्शंस के साथ। याद रखिए कि आप ऑप्शनल की तैयारी भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। हमारी 3 एग्जिस्टिंग फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं, इनको ज्वाइन कीजिए, इनसे अपना प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाइए। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपसे कोई इनवाइट कोड मांगा जाता है तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड महिपाल टू अनलॉक एनी काइंड ऑफ फ्री कंटेंट ऑन दी ऐप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।